नमस्कार नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम है कि इससे पहले हम हमारे आक्रमण सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं और आपने ऐसा करता हूं कि वो वीडियोस देख लिए होंगे। और इससे पहले मैं हमारे 9 एपीएलटी को भी कंप्लीट कर चुका हूं, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको दे रहे हैं। आशा करते हैं वो भी वीडियोस आपने देख लिए होंगे या फिर आप हमसे कंटिन्यूली जुड़े होंगे। और आज जैसे कि मैंने कल बोला था कि मैं आपको मैथ और रीजनिंग की एक वीडियो देने वाला हूं, तो बच्चों आज मैं कुछ क्वेश्चंस मैथ और रीजनिंग के आपको कवर करने वाला हूं। तो दोस्तों एक बार वॉइस का कंफर्म करा दीजिएगा, वॉइस परफेक्ट है, सारी चीजें परफेक्ट है या नहीं मेरे भाई, चलेगा। और बच्चे कम है जी, थोड़ा शेयर कर दीजिएगा ज्यादा ज्यादा दोस्त यार भाइयों को और लेकर आएगा वीडियो में। और दोस्तों ये मार्च वाला कोर्स है जो आपको दिखाई दे रहा है, मार्च वाला कोर्स है जो मैंने स्टार्ट कर दिया है, जिसके रजिस्ट्रेशन है मेरे एप्लीकेशन पर। और ये मेरे बच्चों एफएलटी है, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा बच्चों। और ये पटवारी वाला कोर्स है, इसको लेना चाहे कोई हो पटवारी की प्रिपरेशन वाला भैया तो उसको बता दीजिएगा। ठीक है जी दोस्तों, और ये मेरा एप्लीकेशन है जिस पर आप डाउनलोड करके इस सारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी आंसर दो सर मेरे प्यारे से विद्यार्थीगण, जल्दी आंसर दीजिएगा। सर टाइम अप, चलेगा जी, चलते हैं और यहां देखते हैं सॉल्यूशन। सुनो जी, अब मैं आगे बढ़ने से पहले एक बात बता रहा हूं मेरे भैया, मैथ के जो जो क्वेश्चंस मैं कराता जाऊंगा, जिन जिन कॉन्सेप्ट्स को मैं यहां कवर करता जाऊंगा, जिन जिन मैथ और रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स का कवर करेगा आपका भाई, गारंटी देता है दोस्त एक भी कॉन्सेप्ट बाहर नहीं जाएगा। और रहा इसके कॉम्प्रिहेंशन वाले पोर्शन का, तो कॉम्प्रिहेंशन वाले पोर्शन बच्चों मैं करा दूंगा आपको, मैं कल करा दूंगा, कोई दिक्कत है नहीं, बट भैया से बोलना पड़ेगा जी। चलो जी, ये क्वेश्चन है तो ये लिखा हमारा 6 सही 2/5 सही क्वेश्चन है ना, सही मायने में ऐसे नहीं था, 6 सही 2/5 था। ऑफ का मतलब होता है इनटू। अब यहां सही बात क्या है कि आपको एग्जैक्ट मान नहीं निकालना है ना, उनकी एग्जैक्ट मान की उम्मीद नहीं है, आप अप्रोक्स निकाल सकते हो। तो सर जो हमारा 240 है ना, इसको ना मैं अप्रोक्स 250 कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अप्रोक्स मानना ना इक्वल। और यहां हम एक्स लेते हैं, क्वेश्चन मार्क एक्स लेते हैं इनटू, और हम ये लिखा है आपका 2398 लिखा है, तो दोस्त मैं इसको 2400 कर लेता हूं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है जी, ये मैंने कर लिया। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करें, 30 प्लस 2 कितना बनेगा, 32 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 250 इक्वल टू एक्स इंटू 2400 है ना। देखो जी, यहाँ में अगर एक जीरो से एक जीरो काट दिया मैंने, ये 5 से इसको 25 5 बार गया, 5 से इसको काट देता हूं तो कितना बना हमारा, 4 और 8 48 बना है ना। और यहाँ 16 से काटते हैं, 16 दूनी 32 और 16 ती 48, यानी हमारा 2/3 यानी सी करेक्ट आंसर निकल गया। चलेगा जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो, जय माता दी, तुक्का ठोको, अरे तुक्का मुक्का नहीं ठोकना जी, है ना, जय माता दी नहीं करना है। चलो जी, लिखा है हमारा ए और बी सी छात्रों का अनुपात है, यदि स्कूल में छात्रों की संख्या में क्रमशः 20%, 50% और 20% की वृद्धि की जाती है, तो स्कूल ए बी सी और सी में छात्रों का नया अनुपात क्या होगा? जल्दी बताइएगा दोस्त, जल्दी बताइएगा, आंसर क्या होना चाहिए, क्या अनुपात होना चाहिए? एक बार हमने 20% बढ़ा रहे हैं, दूसरे में 25% बढ़ा रहे हैं और अगला 20% फिर बढ़ा रहे हैं, तो क्या आंसर होना चाहिए? चलेगा, थोड़ा यहां पर मैं टाइम दूंगा, देन उसके बाद एक्सप्लेनेशन यहां देखने की कोशिश करेंगे। कोई धब्बा हमें देगा मैथ को? अरे भैया धब्बा कोई नहीं देगा, तुमने खुद ले लो मैथ को धब्बा, है ना। अरे यार इन चीज़ों से इतना डरोगे तो कैसे काम चलेगा? समझ में नहीं आया सर मैथ का? अरे भैया उसमें कुछ समझने लायक नहीं है, सॉल्यूशन है भाई, वो सॉल्यूशन देख लेना, वीडियो रिपीट करके देख लेना, सर कुछ नहीं है सॉल्यूशन। सुनो जी, अब इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो जी, हमारे स्कूल के अंदर 3 बच्चे हैं ABC नाम के, है ना। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं ABC नाम के, जिनका अनुपात A है। तो मैं अनुपात लिख लेता हूँ, कितना अनुपात है सर? 5:4:7 है। ठीक है जी, अब ये बोल रहे हैं कि यदि स्कूल के छात्रों की संख्या में क्रमशः इतने इतने परसेंटेज की वृद्धि होती है। देखो जी, अगर ये रेशो में नहीं होता तो ये क्वेश्चन हमें प्रॉब्लम देता। एक्चुअली रेशो में हमारा प्लस पॉइंट क्या होता है, रेशो के अंदर हम डायरेक्टली घटा सकते हैं, डायरेक्टली जोड़ सकते हैं, डायरेक्टली वहां पर हम
काट सकते हैं, भाग दे सकते हैं, रेशो का एक अच्छा पॉइंट होता है। एक मैं बात यहाँ आपको बता के जा रहा हूँ, अगर दो चीजें रेशो में दी हैं, जैसे सपोज कि यहाँ इस 16:8 दिया है, तो ये अच्छी बात होती है कि आप 8 से 16 को काट सकते हैं, ये सब जानते होंगे मेरे हिसाब से। जैसे कि मैंने यहाँ 16 लिया और 8 है, तो 8 एकम 8 और 1 2 कितना जाए 2, यानी 2:1 बन गया ये। तो ऐसे रेशो निकाल लेते हैं हम, ये रेशो का अच्छा पॉइंट होता है, और ऐसा ही कुछ काम हमें यहाँ करना है। और हमें देखना है कि यहाँ पर सबसे पहले 20% की बढ़ोतरी की है, और सर आपका कितने पर की है, 5 वाले रेशो पर, क्योंकि पहला पहले के लिए होगा, दूसरा दूसरे के लिए होगा, तीसरा तीसरे के लिए होगा। तो यह हमारा जो 5 वाला रेशो है उसमें 20% की बढ़ोतरी की गई है। तो सर आप अच्छी तरह से जानते हैं जो हमारा 5 रेशो है उसमें 20% बढ़ाएंगे तो भैया बढ़ता तो 100 पर है, परसेंट तो हमेशा 100 पर काम करता है। तो हमने कितना करा, 120% रेशो को लगाया, ठीक है जी। उसके बाद 4 लेते हैं, 4 इंटू कितने परसेंट बढ़ाए, 125%, तो उसे कितना लोगे 25%, 125% बढ़ा दिया। दूसरा रेशो लगाया 7 पर, कितना परसेंट बढ़ाया सर 20%, तो हमने ये 20% बढ़ा लिया। सॉल्व कर लो सर, यहाँ 5 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 100, रेशो 4 इंटू 125 डिवाइडेड बाय 100, रेशो 7 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 100, सब जानते हैं जी, है ना। ये 120 होगा यहाँ पर, सुनो जी, एक 0 से 1 0 गया, एक 0 से 1 0 गया, और यहाँ से मैंने काटा 2, है ना, और ये बना हमारा 6, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी, 6 बन गया। और यहाँ 25 से काटते हैं, 25 चौक 100, और 25 75, 25 पंजे 125, तो ये 5 बार चला गया, ठीक है। और यहाँ पर फिर हम काटते हैं, तो ये कितना बचा है मेरे दोस्त, हमने फिर यहाँ से सपोज ये 4 को 4 से काट दिया, ये चला गया। मैं ये दूसरा कलर ले लेता हूँ दोस्त, सुनो जी, ये 4 को हमने 4 से काट दिया, यानी यहाँ हमारा ओनली 5 बचा, ठीक है जी। और यहाँ पर हम 2 से इसको काट देते हैं, एक्चुअली 2 बार, हाँ 2 से इसको काट देते हैं, तो ये कितने बार चला जाता है, 3 बार चला जाता है ना, कट जाएगा ना भाई, है ना, सॉरी 5 बार जाएगा, क्षमा चाहता हूँ। ये हमने देखो जी, इसको मैं दोबारा से रख लेता हूँ, क्षमा चाहता हूँ थोड़ा सा, इसको दोबारा देता हूँ, 7 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है जी। तो सुनो जी, यहाँ हम क्या करते हैं, एक 0 से एक 0 को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम 5 बार ये जाएगा और 6 बार ये जाएगा, 2 से कटेगा ना, है ना, 2 5 10, 2 6 12, और ये तो सही कटा 5 बना। और यहाँ फिर हम क्या करते हैं, 5 से काटते हैं, 5 दूनी 2, और 2 से ये कटा तो कितना बना 6, यानी यहाँ 6 हमारा यहाँ बचा। यहाँ रेशो में कितना बचा 5, और यहाँ रेशो में कितना बचा है सर, ये बचा है आपका 6 का 42, और सही चल रहे हैं कि हम गलत चल रहे हैं जी, सही चल रहा है आई थिंक, हाँ सही है। क्या होगा, 42 डिवाइडेड बाय कितना बनेगा 5। अब यहाँ रेशो में हमारा सही वर्ड काम क्या होता है दोस्त, यहाँ रेशो में हमारा सही कार्य ये होता है कि आप यहाँ रेशो हटाने के लिए आप क्या करो, इस 5 का इधर और इस 5 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 से कितना बनेगा 30, 5 कितना बनेगा 25, और ये 42 का 42 बचेगा, यानी 30 25 42 आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी डी करेक्ट आंसर है सर। थोड़ा टाइम लग गया लेकिन यहाँ आया सही, अच्छा करिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। अरे भैया ये नेगेटिविटी ना फैलाओ, मैथ को डर लगता है, मैथ, अरे कुछ नहीं है भैया, मैथ कोई भूत थोड़ी है, कोई भूत थोड़ी है सर यार यहाँ। चलो जी एक बार और बता दूं फिर, कौन कौन चाहता बताइए, एक बार और बता दूं, चलो जी भैया कौन कौन चाहता है एक बार और बता दूं, चलो जी कोई चाहता है एक बार और डिस्कस करें फिर, चलो जी कोई दिक्कत नहीं है, बता दें, नहीं 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 नहीं, नहीं बता दी, कुछ बोल रहे हैं सब बता गए, बता दीजिएगा। तो एक काम करो, जो बोल रहे हैं बता दें वो ना रिपीट करके देख लेते हैं दोस्त, यहाँ सब कुछ मैंने करेक्ट बोल रखा है, शायद यहाँ कैलकुलेशन को ज़्यादा बड़ा कर दिया हो, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन सिंपल भी हो सकता था, लेकिन हो गया ज़्यादा बड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा जी चलते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सिंपल से यहाँ हमारा प्रश्न है, देखो जी लिखा है एक कार की जीप, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम होल्ड करके रखते हैं दोस्त, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा होल्ड करके रखेंगे हम, है ना। तो चलिएगा जी आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सुनो जी, है ना, समझने की कोशिश करते हैं। देखो जी, है ना, अगला क्वेश्चन सॉल्व करेगा, इसको मैं अभी सॉल्व कराऊंगा आपको, चलेगा करेगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देना,
दीजिएगा दोस्त। एक्चुअली क्या है मेरे भाई, ये जो क्वेश्चन है ये फैक्टोरियल का क्वेश्चन है और आपको करना क्या है, ये फैक्टोरियल के क्वेश्चन देखो जी, ये जो क्वेश्चन है ना एक टॉपिक आपको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। और इस टॉपिक के लिए मेरे हिसाब से देखो जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, यहां पर हमारा एक क्वेश्चन ना मेंसुरेशन से आएगा और ये मेंसुरेशन का ही ये पार्ट है एक। तो दोस्त आप एक क्वेश्चन के लिए पूरा मेंसुरेशन पढ़ना बंद करिए। आप देखो जी, मैं यहां टारगेट लेके चल रहा हूं, हमें 12 में से 10 लाना है बस। हमें 12 में से कितने लाना है, 6 मैथ के जिसमें से 5 लाना है, 6 रीजनिंग के जिसमें से 6 के 6 लाना है। ठीक है जी, तो क्या है 6 मैथ के जिसमें से 5 लेकर आने हैं, रीजनिंग के 6 में से 6 लेकर आने हैं, मतलब 12 में से 11 लेके आने हैं। और दोस्तों मैं 1 नंबर क्यों छुड़वा रहा हूं, क्योंकि मेंसुरेशन सर 1 नंबर के लिए यार मेंसुरेशन काहे को पंगा पाल रहा हूं मेंसुरेशन के लिए, तो इस एक क्वेश्चन को मेंसुरेशन के छोड़ दी, आप इस पर नोटिस करो जी। चलो जी क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा। चलो जी चलते हैं आगे और समझते हैं दोस्त, सुनिएगा जल्दी सॉल्व करिएगा, क्या आंसर होना चाहिए, चलेगा। क्या बात है जी, अरे एडवांस मत पढ़ो भैया, एक क्वेश्चन के लिए क्यों एडवांस में जा रहे हो आप, चलेगा जी चलते हैं आगे। तो ये है देखो जी, अब यहाँ एग्जाम हमारा जो सीपीसीटी होता है वहां पर प्लस पॉइंट ये होता है कि वो एग्जैक्ट मान नहीं मानता आपका, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मानता, वो अप्रॉक्स मानता है। तो अप्रॉक्स आप ये मान लो भाई, इसका ना क्या कर लेता हूं मैं, 335 का एक काम कर लेते हैं, 350 मान लेते हैं। ठीक है जी, अप्रॉक्स मानना है ना, इंटू करते हैं 244 का, सपोज हम फिर इसका ऐसे कर लेते हैं 245 कर लेते हैं, चलो ठीक है इसको 245 मान लेते हैं, डिवाइडेड बाय हम 55 कर लेते हैं। सॉल्व कर लीजिएगा, कहानी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना जी, है ना। अप्रॉक्स वैल्यू निकालनी है आपको, तो अप्रॉक्स वैल्यू के लिए सिंपल सी वाली बात होगी यहाँ पर हमारी, और या फिर ये 55 को 50 मान लेते, कोई दिक्कत नहीं है, 50 मान लो तो और बेहतर हो जाएगा, है ना। सुनो जी, अब ये 5 से 5 गया और 7 बार ये गया, 7 का मल्टीप्लाई इधर करो, 5 3 और 7 4 28 और 3 कितना बनेगा भाई 1। ठीक है जी, मतलब कि है ना 7 4 28 और 3 कितना बनेगा हमारा 31 का 1, एक 3 आएगा, 14 और 3 कितना बनेगा 1735। तो दोस्त 1700 के लगभग लगभग कौन सा मान है यहाँ पर, लगभग निकालना ना, तो 1700 के लगभग लगभग, सॉरी कुछ ज्यादा कम नीचे ज्यादा कर दिया हमने, ज्यादा नीचे कर दिया दोस्त, इतना नीचे नहीं करना है। देखो जी क्या करना है आपको, देखो जी समझने की कोशिश करना है, हमने इसको क्या कर लेते हैं 335 कर लेते हैं, इनटू इसको 200, हमको क्या करना पड़ेगा 245 या 250 कर लेते हैं, चलो जी हाँ, या फिर इसको 245 कर लेते हैं। ठीक है जी, और डिवाइडेड बाय इसको 55 ही रहने देते हैं, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर निकल आएगा। ठीक है जी, है ना, इसको कितना माना जाएगा, ये मानेगा 1490, करेक्ट आंसर होगा, इसका सॉल्यूशन निकाल लेना, निकल आएगा। ठीक है जी, इसका सॉल्यूशन निकाल लेना, हाँ 1490 करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, इसको सॉल्व कर लेना, आ जाएगा, चलेगा जी चलते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। चलो जी देखो जी, ये क्वेश्चन है और एक तगड़ा प्रश्न है, इसके अंदर कैलकुलेशन जो है, चलो जी आ जाओ सॉल्व करिए इसको। चलो जी चलते हैं आगे, देखो जी सॉल्व करिएगा इसको, करो भाई सॉल्व, चलेगा दोस्त। और ये ना थोड़ा तगड़ा प्रश्न है, और ये तगड़ा प्रश्न के लिए हमें थोड़ी सी बातों की ओर मूव करना पड़ेगा, कुछ एक दो यहाँ पर स्टेप्स हैं जो याद रखना पड़ेगा मेरे प्यारे विद्यार्थीगण। चलेगा जी चलते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं सेक्शंस को। चलो जी, तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे भाई, समझने की कोशिश करना, सिंपल ही बात बोल रहा है हमारा प्रश्न। सुनो, लिखा एक निश्चित मूलधन पर अर्जित साधारण ब्याज 7 वर्षों में 8% पर की दर से इतने रुपए था। मतलब इसमें जो सिंपल इंटरेस्ट है वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है सर, वो दिया हुआ है यहाँ 3, 5, 6 और 7 to 7, है ना, ये ऐसा ही दिया हुआ है। और यहाँ पर हमारी रेट दी हुई है वो 8% दी हुई है, और यहाँ पर जो टाइम दिया हुआ है वो 7 ईयर दिया हुआ है।
और आपको पता है मेरे बच्चों सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा सूत्र होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100, है ना, सिंपल सी वाली बात है। और हमें निकालना कहाँ क्या है, यहाँ पर एक्चुअली ऐसा ही दिया है, तो मैं सिंपल सी वाली बात कर लेते हैं। यहाँ ये दिया है ऐसा ही 3 5 6 7 2 7, है ना, और इक्वल में क्या है, P हमें कैलकुलेट करना है, मूलधन निकालना है, इनटू कितना है जी हमारा टाइम कितना है 2, और यहाँ पर 8 डिवाइडेड बाय क्या 100, ठीक है जी। और इसका चाहो तो इन्हें थोड़ा सा काट लीजिएगा, इसको काट लेते हैं तो ये 50 बनेगा, फिर एक बार और काट लेते हैं 4, तो ये कितना बनेगा 25 बनेगा। अब 25 का मल्टीप्लाई आप यहाँ कर देना, तो यहाँ क्या बनेगा 4p इक्वल टू कितना बनेगा दोस्त 3 5 6 7 2 7 इंटू 25, और यहाँ p इक्वल टू बनेगा 3 5 6 7 2 7 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 4। इसको कैलकुलेट कर लेना दोस्त, है ना जी, ये सिंपल सी वाली बात है। तो क्या निकलेगा हमारा यहाँ मूलधन निकल के आएगा, और वो मूलधन निकल के कितना बनने वाला भाई, ये निकलने वाला हमारा 3, मैं यहाँ पर देखो जी मैं सिंपल सा लिख देता हूँ आपको 6370, और ये बनने वाला हमारा 12.5, इतना इसका आंसर आएगा। तो निकाल लेना, ये मूलधन बना हमारा, ठीक है जी। इसका सॉल्यूशन करोगे तो ये निकलेगा। अब क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है बच्चों, ध्यान से समझना, 2 वर्षों में 2% प्रति वर्ष की दर से उस मूलधन पर, उस मूलधन मतलब इस मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो सुनो जी, चक्रवृद्धि का सूत्र आप अच्छी तरह जानते हो, CI का फॉर्मूला आप जानते हो मेरे दोस्त, क्या होता है जी, CI मतलब होता है P, है ना जी, और एक मीनिंग यहाँ क्या होता है आपका 1 + R/100, ये और -1, ये फॉर्मूला होता है आपका, और पावर n, ठीक है जी, यहाँ क्या होता है पावर, यहाँ आपका n आता है। तो यहाँ आपको पता है मूलधन क्या दिया हुआ है मेरे दोस्त 63, है ना, और 70, बच्चों क्या करें यार, है ना जी, ये तगड़े क्वेश्चंस आए हैं तो क्या करें, 15 और 0.5, है ना जी। तो ये मूलधन है, और इसके अंदर बात करते हैं तो इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ, फिर भी एक स्टेप और ले लेता हूँ मैं। 1 + R कितना दिया है दोस्त, R दिया यहाँ 2%, तो 2 ले लिया डिवाइडेड बाय 100, और यहाँ हमारा n कितना दिया है 2, तो पावर यहाँ 2 ले लिया, -1 करा, यहाँ पर -1 करा, ब्रैकेट कर दिए क्लोज। अब मैं यहाँ डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ, देखो जी 63701 अब मैं इसको देखो जी, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा 100 + 2 यानी 102/100 आएगा। तो 100 अब 2 से काटोगे तो वहां ऊपर बनेगा 52/50, ठीक है जी। क्या बनेगा, अरे भैया इधर होगा 100 का प्लस, तो 102 बनेगा, है ना, कितना बनने वाला है 102 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो कैसे होगा, एलसीएम तो आ जाएगा भाई, सुनो जी, तो क्या है एलसीएम आ जाएगा, तो बनेगा तो 120 ही ना, ऊपर बनेगा तो 120 ही ना। चलो जी 102 ही बनेगा, तो यहाँ बनेगा हमारा सर अगर हम इसे क्या करेंगे 51 बनेगा, और ये आएगा 50, और यहाँ पर फिर क्या कर लेते हैं हम, अंदर ब्रैकेट लगाते हैं, और यहाँ 51/50 इंटू 51/50 और ब्रैकेट में -1। तो इसको और आगे सॉल्व करने हैं दोस्त, आप सॉल्यूशन इसका निकाल लेना, और यहाँ पर इससे ये कटे जाएगा, कट पिट के इसका जो आंसर आएगा वो मैं यहाँ बता देता हूँ, इसका आंसर बनने वाला है B, ठीक है जी। तो इतना तगड़ा प्रश्न जो है ना जी, तो ये है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा जी बच्चों, सिंपल सी कहानी है तो याद रखना है इसको, ठीक है जी। चल जाए आगे। अच्छा जी एक बात बताओ, अनुभव भैया बोल रहा है मैं तो वाले तो मर गए और हमारे लिए ये छोड़ गए, है ना जी, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। चलो जी चलें आगे, चलेगा जी, चलते हैं आगे। तो बच्चों समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखो जी आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो लिखा हुआ देखो जी आ जाएगा रीजनिंग पर, और ये देखते हैं रीजनिंग जो लिखा हुआ है। सुनो जी पहला क्वेश्चन निकालिएगा, आंसर दो, नोटिस करो। सर ये लोग फॉर्मूला बना के हमारा दिमाग भाई 2 फॉर्मूले याद कर लें यार, शुरू से पढ़ते जा रहे हैं, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100 आपको पता है, और एक होता है CI का फॉर्मूला, कौन सा होता है जी P, है ना, और ये होता है हमारा 1 + 1/100 और ये -1 ब्रैकेट क्लोज, ये सिंपल सा, और n पावर होती है,
सिंपल कहानी है, इसका कोई मतलब ही नहीं। आंसर दीजिएगा, जल्दी जल्दी आंसर दो सर। क्या आंसर है बताइएगा जी। देखो जी क्या बोल रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। सुनो जी, रिल स्ट्रीम है ना, जो रिल होती है एक्चुअली वो क्या लिखा हो स्ट्रीम, वैसे ही पौनी जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, घोड़ा कहते हैं, है ना। एक्चुअली क्या होती है, रिल जिस प्रकार से स्ट्रीम से संबंधित होती है वैसे ही पौनी जो होती है मेरे दोस्त वो घोड़े से संबंधित होती है, यानी घोड़ा से रिलेटेड होती है। इसके लिए तो भाई आपको एक एक्चुअली क्या, देखो जी एक्चुअली ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं मेरे भाई उनके लिए आपको ओनली याद करना पड़ेगा, याद करते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है वहां पर। चलिएगा जी, लिखते हैं यहाँ पर सर, दो निम्नलिखित में से युग्म पहले से दिए गए शब्दों से संबंधित दो शब्द ज्ञात कीजिए जो संबंध युग्मों में से प्रत्येक के लिए एक सत्य है। बताओ जी प्रत्येक के लिए कैसे सत्य है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे आपका पहली चीज इससे संबंधित है, मतलब कहने का मीनिंग यहाँ क्या लिखा हुआ है दोस्त, यानी ये जो वृद्धि उत्तर से संबंधित है, वृद्धि मतलब ऊपर जाना, उत्तर मतलब नीचे आना, तो वैसे ही आपकी इन दोनों में से ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं जो एक दूसरे से संबंधित हैं। तो सुनो जी, यहाँ हम बात करते हैं दोस्त, एक्चुअली ये जो कमी है यहाँ क्या दिखाई दे रहा है आपको, कमी, वो किससे संबंधित है, चढ़ाई से। कमी का मतलब होता है नीचे, चढ़ाई का मतलब होता है ऊपर, वैसे ही तो मीनिंग है। वृद्धि मतलब ऊपर, उत्तर मतलब नीचे, कमी मतलब नीचे, चढ़ाई मतलब ऊपर, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2C करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी C करेक्ट आंसर रहेगा। तो दोस्त इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा जी, डेफिनेटली यहाँ सब लोग करेक्ट आंसर दे रहे हैं, 2C 2C 2C, बहुत बढ़िया जी। देखो ऐसे लिखा ना, वृद्धि मतलब ऊपर, उत्तर मतलब नीचे, है ना, कमी मतलब नीचे, चढ़ाई मतलब ऊपर, और कोई ऐसा संबंध है नहीं जैसे वृद्धि को हम यहाँ पर चढ़ाई से नहीं कर सकते हैं, है ना, या फिर यहाँ पर वृद्धि को भी चढ़ाई मूल्य से किसी चीज को नहीं कर सकते, पहाड़ वगैरह को नहीं कर सकते हैं, है ना, या फिर हम वृद्धि का मतलब नीचे नहीं कर सकते, नीचे का मतलब देखो नीचा सेंस अलग हो जाता है और चढ़ाई सेंस अलग हो जाता है। नीचे का मतलब होता है नीचे बैठना, मतलब फर्श, नीचे मतलब होता है फर्श, फ्लोर जो होता है उसको बोलते हैं। नीचे का मतलब ये नहीं होता चलते जा रहे हैं, है ना, उत्तर का मतलब होता है उतरते जा रहे हैं, तो यहाँ ये मीनिंग हुआ। इसलिए वृद्धि का नीचे नहीं रख सकते हम, नीचे क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि नीचे का मतलब होता है फर्श, फर्श मतलब बैठ जाना नीचे, आप जमीन से और नीचे थोड़ी चले जाओगे आप, ये मीनिंग इसलिए यहाँ नहीं आएगा। इसका मतलब होता है चढ़ाई, यानी कमी को कन्वर्ट करेंगे अपन चढ़ाई में, यानी यहाँ आंसर हमारा ये करेक्ट होगा। चलिएगा जी, नेक्स्ट लिखा हुआ है, तो बताओ जी क्या आंसर है, यहाँ पर आपको बताना है जल्दी जी। डेफिनेटली अब की बार CPCT पार। चलो जी, तत्वों की निम्नलिखित में श्रृंखला, यानी हमारी यहाँ पर एक श्रृंखला दी हुई है, निम्नलिखित श्रृंखला का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। प्रत्येक 2 अंकों की संख्या मतलब कि कोष्टक में बंद है, मतलब कि यहाँ पर जो भी 2 अंक की संख्या है कोष्टक में बंद है वो को एक ही संख्या माना जाना चाहिए। ठीक है जी, मतलब जो कोष्टक के अंदर उसे हमें अंदर है उसे एक ही संख्या मानना है हमें। आगे बढ़ते हैं। यदि उपरोक्त श्रृंखला के तत्वों में से प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसकी क्रम संख्या के बराबर मान दिया जाता है, मतलब एक्चुअली क्या है कि यहाँ जितने भी ये अंक लिखे हैं उसे ABCD में कन्वर्ट करना है, तो वहाँ व्यंजकों के योग और श्रृंखला के प्रयुक्त स्वरों के योग के बीच अंतर क्या है, मतलब कि उसके जो व्यंजन है और स्वर हैं उनके बीच अंतर क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है जी, क्या बात है सर FLT में आंसर लगा दें, क्या बात है जी, डेफिनेटली आंसर लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सुनो जी, अब मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ, सुनो जी मेरी हेल्प करेगा। 2 मतलब B है ना, और ये स्टार का तो कोई मतलब है नहीं, तो लेकिन लिख लेते हैं यहाँ। 8 का मतलब क्या होता है जी H, 5 मतलब E, 6 मतलब F, और B के स्थान पर रहेगा। 9 मतलब क्या होता है I, है ना, और डॉलर को रख लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। वैसे इनको हटा दें तो कोई समस्या नहीं है, वैसे साइंस को हम हटा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, B है ना, चलेगा जी। और ये ले लेते हैं हम, कहाँ पर आ गए जी, और 9 का मतलब होता है I, और यहाँ Q के स्थान पर Q है। 3 का मतलब क्या होता है जी C, और यहाँ 3 का मतलब C, और ये E के स्थान पर आ जाएगा। 1 का मतलब A होता है जी, 7 का मतलब G होता है जी, R की जगह पर आएगा, D की जगह पर आएगा, और यहाँ आ गया 4 को हम क्या बोलते हैं जी D बोलते हैं, आपको सबको पता है। और उसके बाद में हमारा 13 क्या आता है M, चलेगा 13 M लिख लेते हैं। U पर रख लिया हमने, K को रख लिए यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद 18 का मतलब क्या होता है जी R, है ना, 18 का मीनिंग R ही होता है जी, चलेगा। तो हम 18 का मीनिंग क्या समझते हैं R, और यहाँ A का मतलब A आ गया, और यहाँ 14 का मतलब क्या होता है जी हमारा
यहाँ 14 को जो बोलते हैं के, है ना, के तो 11 होता है आई थिंक, है ना, एन एम एन एन आता है 14 एन, हाँ जी, तो चलेगा एन। अब यहाँ स्वर कौन से हैं, तो आप ए आई ओ यू कितने होते हैं, ए आई ओ यू, और कौन सा होता है जी स्वर, ए ई आई ओ यू, ये होते हैं। तो देखो काउंट करो जी, यहाँ 1, देखो जी यहाँ मैं काउंट कर लेता हूं, सुनो जी, एक, दूसरा है, तीसरा ये रहा, है ना, और अगला आपका क्या है ई, और अगला फिर क्या है ए, और यू ये रहा हमारा, ठीक है जी। काउंट कर लो इनको। अब इनकी जो भी पोजीशन हो, कितना है 5, इसका क्या है आई का कितना है 9, ई कितना आता है 5, ए कितना आता है 1, यू कितना आता है जी 21, ठीक है जी, और यहां पर A1। अब इनको ऐड कर लेना और बाकी को ऐड कर लेना, इसमें से माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 41, ठीक है जी। क्या बात है, सुनो जी, किस किस को जोड़ लेना, 5 + 9 + 5 + 1 + 21 और +1, इसको जोड़ लेना, और प्लस किसको ऐड करना है, ये जो बचे हुए संख्याएं, ये जो बची हुई ना, सुनो जी, ये जो बची हुई हैं, ये, ठीक है जी, इनको ऐड कर लेना, ये जो बची हुई हैं इन्हें आप माइनस कर देना, आपका आंसर निकल आएगा। चलेगा जी, कोई दिक्कत है ना, निकाल लेना। देखो जी मैं यहाँ तरीके आपको बताता जा रहा हूँ मेरे बच्चों, तरीका आप मेरे से लेते जाएगा, आप इंप्लीमेंटेशन आप करिएगा। चलेगा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्या लिखा हुआ है तो सुनो जी, समझने की कोशिश करना। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ, क्वेश्चन का जो मीनिंग है समझने की कोशिश करिएगा। ज्ञात कीजिए कि कौन सी वर्ण श्रृंखला, देखो जी, ज्ञात कीजिए कौन सी वर्ण श्रृंखला दिए गए नियम का पालन करती है। मतलब कि लिखा है विषम स्थिति 135 पर रखे गए अक्षरों और उनके ठीक आगे के अक्षरों में वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार 2 अक्षरों को अंतर है, मतलब वर्णमाला के अनुसार 2 अक्षरों का अंतर है ना, अंतर है, जबकि अक्षरों के सम स्थिति जो है 2 4 6 है ना, पर रखा जाता है तो उनके ठीक आगे के अक्षरों में वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार 1 अक्षर का अंतर है। तो बताओ जी क्या मीनिंग है, सिंपल से सॉल्व करिएगा। क्या बात है जी, सुनो जल्दी सॉल्व करो मेरे दोस्त। देखो जी भाई, मैं सिंपल सी वाली बात बता रहा हूं दोस्त, बहुत सिंपल सी वाली बात हमारी क्या है, मैं आपको मेरी कोशिश रहेगी 12 में से आपको 10 दिलाना, बस मेरी कोशिश रहेगी, और ये मुझे लगता है पर्याप्त है। वैसे 52 में से मैं आपको 40 के लगभग या 40 के लगभग तो मैं दिला ही दूंगा 52 में से आपको, ठीक है जी, और 52 में से 40 के लगभग तो मैं आपको दिला ही दूंगा, प्लस ये बने तो 50, 5 आपका डेफिनेटली पैराग्राफ में आ जाएंगे, तो कितना बना 55, और जीके को तुम संभाल लेना तो 60 प्लस तो आराम से ले ही आएंगे हम, ठीक है जी, ठीक है जी। तो इसका आंसर जो हमारा है, इसका आंसर है मेरे दोस्त बी, करेक्ट आंसर है इसका, तो थोड़ा सा याद रखिएगा, इसे हम क्या बोलते हैं, बी इसका करेक्ट आंसर है, और इसका एक्सप्लेनेशन मेरे भैया मैं कल दूंगा, चलेगा। निम्नलिखित में से प्रत्येक के 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी ना किसी रूप से एक जैसे हैं जबकि चौथा भिन्न है। बताओ जी, इसमें से एक अलग है। अरे अनुभव राजौरिया, 12 में से 10 दिलाऊंगा, गारंटी है मेरी, टेंशन मत लो आप, टेंशन मत लो आप, 20 दिलाऊंगा, गारंटी है अपनी। तो सुनो जी, देखो जी यहाँ 3 चीजें जो हैं वो एक जैसी हैं और एक चीज यहाँ पर अलग है। तो देखो हैंगर मतलब टांगने वाला होती है, गोदी उसमें भी हम रख सकते हैं, टांग सकते हैं, है ना, और प्लेटफॉर्म वहां भी हम रख सकते हैं, सॉरी ऐसे रख लेते हैं, हैंगर पर भी रख सकते हैं, गोदी में भी रख सकते हैं, प्लेटफॉर्म पर भी रख सकते हैं, लेकिन पार्क घूमने वाली चीज होती है, वहां हम कोई सामान रख नहीं रखते हैं, है ना, वहां घूमने के लिए यूज करते हैं, वहां सामान रखने के लिए यूज नहीं करते हैं। चलो जी, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है, यानी बैंक जैसे नदी से संबंधित है वैसे ही तट किससे संबंधित है, बताओ जी, है ना, बैंक जैसे नदी से संबंधित है। देखो जी, एक्चुअली बैंक का मतलब क्या होता है, नदी का जो घाट होता है ना, घाट, नदी का घाट होता है उसे बैंक कहते हैं, बैंक कहते हैं, है ना। वैसे ही समुद्र का क्या होता है, तट होता है, सिंपल सी वाली बात है। तो समुद्र का यहाँ पर क्या होता है, तट, यानी सी यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा जी। इसमें एक बात याद रखना, क्या बात याद रखनी है मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर एक बात याद रखिएगा
कि एग्जैक्ट मान नहीं निकालना। सीपीसीटी में ना पता है बच्चा यहीं परेशान हो जाता है, वो एग्जैक्ट मान निकालने के चक्कर में परेशान हो जाता है। आपको एग्जैक्ट ना मान निकालने में परेशान नहीं होना है बच्चों। यहां थोड़ा शेयर कर डालो भाई, क्या बात है जी, इसको शेयर कर डालो मेरे दोस्त, जल्दी शेयर कर डालिएगा, क्योंकि यहां अब स्टार्ट हुआ है मैथ रीजनिंग का धमाका। चलिए जी, तो इस प्रकार के कैलकुलेशन करने के लिए आपको क्या करना होता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी होती। देखो जी, आपको क्या करना है, इसको सिंपल से सिंपल बनाने की कोशिश करनी है। अगर मैं यहाँ 389 रखूंगा तो यहाँ कैलकुलेशन दिक्कत हो जाएगा, तो मैं इसको कितना ले रहा हूँ, 380 ले रहा हूँ। ठीक है जी, 380 मैंने इसको ले लिया सिंपल सिंपल, क्योंकि मैं इसका कैलकुलेशन सिंपल बनाना चाहता हूँ। आप मर्जी पढ़े वो ले सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा आंसर देते समय थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। 380 हमने यहाँ ले लिया, ठीक है जी। और फिर ये डिवाइडेड है तो डिवाइडेड भाग का चिन्ह लगा दिया। अब 2.6 है तो मैंने यहाँ ओनली 2 ले लिया इनटू, और यहाँ 6 देखो अगर मैं 6.9 को 7 रखता हूँ तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करने में मुझे यहाँ डेसिमल का सामना करना पड़ेगा, पॉइंट का सामना करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 7 ना लेके 8 लिख लेता हूँ, क्योंकि 8 से मैं जल्दी से काट सकता हूँ चीज़ों को। समझना मेरे बच्चों ध्यान से थोड़ा सा, 8 से मैं क्या कर सकता हूं, जल्दी से चीजों को काट सकता हूं। तो इन बातों को थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। इसलिए मैंने यहां पर क्या ले लिया है मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, मैंने यहां पर 8 ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, चलो जी अब बढ़ते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं, और एक और थोड़ा और सिंपल बना लेते हैं। देखो इसको कैसे, हम 389 को ना पूरा टोटल 400 लिख लेते हैं। ठीक है, 400 लिख देते हैं, डिवाइडेड इसको हम कितना करते हैं, 2 लिखते हैं, और इसको हम 8 लिख लेते हैं। तो 8 5 40, तो 5 बार गया तो 50 बना, और 2 से काटते हैं तो कितना बना, 25 बना। अब आपको यहां आंसर देना है, आपके पास 25 एक वैल्यू है। अब आप 25 से ऊपर 28 आंसर टिक करें, या 25 से नीचे आप 22 टिक करें। अब यहां आप थोड़ा धर्मजाल में फंस जाएंगे, समझना बच्चों ध्यान से। क्या बात है सर, यहां आप 25 से, क्योंकि हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेना ना, सटीक मान नहीं लेना है सर, तो आप ऊपर नीचे कुछ भी एक अंदाजे से टिक कर सकते हैं। ठीक है जी, तो सुनो जी, तो यहां आप 28 लें कि यहाँ 22 लें, तो सुनो जी ज्यादा हम ले नहीं सकते। क्यों, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ ज्यादा वैल्यू ले ली है। देखो 400 ज्यादा कर लिया है, और यहाँ 8 ज्यादा कर लिया है। तो सर यहाँ हमने ज्यादा वैल्यू ली है, इसलिए यहाँ ज्यादा आया है। अगर हम यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू लेते तो डेफिनेटली 25 से कम आता, 25 से ज्यादा कभी नहीं आता। सर ये समझने की कोशिश करना, मैंने यहां ऊपर 400 लिया है, एक बार और बता दे रहा हूं बच्चों, मैंने ये 389 को 400 माना है, फिर यहां डिवाइडेड 2 पॉइंट को 2 ही माना है, और ये 6.9 को मैंने पूरा 8 माना है। यहाँ 8 से काटा है तो ये 50 बना है, और यहाँ 50 को 2 से काटा है तो 25 बना है। अरे सर मैंने यहाँ चीजें बढ़ाई हैं, इसलिए ज्यादा आंसर आया है, और ये वैल्यू कम थी इसलिए मुझे 25 से कम चलना पड़ेगा, इसलिए यहाँ आंसर मैं 22 टिक करूंगा। क्या क्लियर है सर? एक बार प्रेस बताइएगा थंब इंप्रेशन, मेरे हिसाब से तो क्लियर होना चाहिए। चलिए जी, ये धमाकेदार क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा इसका जल्दी से। धमाकेदार क्वेश्चन है सर, जवाब दीजिएगा। बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, बट कुछ नहीं है, आपका भैया चुटकियों में समझाएगा सर। चलेगा, क्या बात है जी, कुछ नहीं आया अंशुल शर्मा, कुछ नहीं आया तो छोड़ो। हाँ 390 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट 390 मानोगे तो थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, और कुछ नहीं। जल्दी जल्दी बताइएगा सर, जल्दी आंसर आंसर आंसर। क्या बात है, थोड़ा शेयर कर दो बच्चों क्लास को, या 150 बच्चे कम से कम हो जाए। नहीं नहीं, आंसर 28 है, उसका 22 है, आंसर 22 है उसका, है ना। तो आपने 300, अगर 389 का 90 करोगे तो आपको थोड़ा बढ़ा के लेना पड़ेगा आंसर, है ना जी। चलेगा, चलते आगे। तो सुनो जी, अब इस क्वेश्चन को समझना और देखना, है ना। इस प्रश्न देखो जी, जो हमारे लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, तो पहले आप उनको अच्छे तरीके से रीड करना होता है ना। चलो जी, ये थोड़ा सा रीड करना होता है पहले इन चीजों को। सुनो, आकाश ने विषय में ए, मतलब आकाश हमारा भैया है जो एक एग्जाम देने गया था, और उसके 3 विषय थे। एक ए नाम का विषय था, और एक बच्चों उसका बी नाम का विषय है, और एक बच्चों उसका सी नाम का विषय है। मतलब कि हमारा आकाश नाम का एक बंदा है। क्या है बच्चों, यहाँ सिंपल सी वाली बात मैं बता देना चाहता हूँ। हमारा एक आकाश नाम का बंदा है जिसके 3 विषय हैं, ए बी सी, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने क्या करा है, ए में कुछ मार्क्स लिए, ए के मार्क्स उसके कितने हैं, 63। देखो जी, ये बोल रहा है ए में उसके कितने मार्क्स आए हैं, 63, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। और उसने बी में कितने मार्क्स लिए, 56%। उसका बी के जो बी के मार्क्स हैं वो कितने मार्क्स है सर, 56% है।
लेकिन हमें तो मार्क्स चाहिए, परसेंट से कोई मतलब नहीं है। अब सर अगर हमें परसेंट से मार्क्स निकालना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि मेरे कितने में से ये परसेंट बने हैं। जैसे मैंने बोला कि भैया मेरे 50% आए हैं, तो आप पूछोगे ना कितने में से, तो मैंने बोला 100 में से। इसका मतलब भैया मेरा 100 का 50% 50 मार्क्स हुए, है ना, स्वाभाविक सी बात है ना। जैसे मैंने बोला कि मेरे 50% मार्क्स आए, तो आप पूछोगे कितने में से आए, तो मैंने बोला 100 में से आए, तो भैया फिर मेरे 50 मार्क्स आए। वैसे ही मेरे को अगर ये परसेंटेज से एग्जैक्ट मार्क्स निकालने हैं तो सर मुझे पता होना चाहिए कि ये 56 कितने में से आए हैं। तो देखो जी उस बात के लिए आगे बोल रहा है कि प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 150 थे। तो ए के लिए भी 150 थे, बी के लिए भी 150 थे, सी के लिए भी 150 थे। तो डेफिनेटली जो मेरे 56 मार्क्स आए हैं सर वो 150 में से आए हैं। और परसेंटेज आप ऐसे निकालते हो, एक जीरो से एक जीरो गया मेरे प्यारे बच्चों, या 5 से मैंने काटा, 5 × 15 बना, या 2 से काटा तो सर ये हमारा 2 बार गया और 8 बना। 24 का 28 का मैं 3 में मल्टीप्लाई करूंगा तो सर कितना आंसर आने वाला है, यानी यहाँ बी का आंसर मेरा बनने वाला है 84 मार्क्स आए। ठीक है जी, क्या बात है, यहाँ तक बातें क्लियर हैं। मतलब कि हमारा जो आकाश नाम का भैया था उसके ए में 63 मार्क्स आए, उसके बी में 84 मार्क्स आए, और भैया वो सी का वो पूछ रहा है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आप बोल रहा है आकाश के द्वारा तीनों विषयों में एक साथ कितने मार्क्स प्राप्त किए गए, 84%। कितने अंक उसने उसके सी में मिले हैं। अब मुझे सी का निकालना है तो सी के आगे मैं क्वेश्चन मार्क यानी एक्स मान लेता हूं। ठीक है, क्या है, ए में मुझे कितने मिले भाई 73 मार्क्स, बी में मुझे कितने मिले 84 मार्क्स, कोई दिक्कत नहीं है। बी में मुझे कितने मिले 84। अब सी का मुझे निकालना है। अच्छा जी एक बात बताओ, मैं सिंपल सी वाली बात बताना चाहता हूं आपको, सिंपल सी वाली बात देखो क्या है, समझना भैया, सिंपल सी वाली बात बताना चाहता हूं बच्चों। क्या बात है, जैसे मुझे ए में 10 मार्क्स मिले और मुझे बी में 20 मार्क्स मिले और सी में मुझे पता नहीं है तो एक्स मान लिया, और टोटल मेरे 150 मार्क्स थे। ठीक है, तो क्या मैं एक्स के मार्क्स से निकाल सकता हूं? जी हाँ, 20 + 10 कितना बना 30, और 30 को मैं 150 में से माइनस कर दूंगा तो कितना बनेगा भैया 120, यानी मेरा सी में कितने मार्क्स आए 120। तो यदि मेरे को देखो जी वही बात मेरी कहानी है, यहां पर क्या कहानी है सर, ए के मार्क्स मेरे कितने हैं 43 प्लस बी के मार्क्स कितने हैं सर 84 प्लस सी का मुझे निकालना है, और अब टोटल मुझे अभी पता नहीं है, टोटल मुझे अभी पता नहीं है। अब सर मुझे टोटल निकालने के लिए कुछ समझना पड़ेगा, तो टोटल निकालने के लिए अब यहां आपका ना एक सेक्शन बोल रहा है, यहां एक पॉइंट बोल रहा है, देखो जी क्या लिखा है, तीनों विषयों में एक साथ कुल प्राप्तांक उसने कितना लिया 54। तो मैंने ले लिया कि भैया उसके 54% आए हैं। फिर वही क्वेश्चन कितने में से आए हैं, मतलब कि सर फिर वापस वही क्वेश्चन कि आपके 54% तो आए हैं बट कितने में से आए हैं। तो अब ये बात जानने के लिए आपको ऊपर बोल रखा है उस क्वेश्चन ने कि अधिकतम 150 थे, अगर प्रत्येक विषय का 150 थे और टोटल विषय 3 हैं तो सर यहां कितना बनने वाला है आपको पता है 450 यहां आपके मार्क्स बनने वाले हैं। स्वाभाविक सी बात है, कितना बनने वाले हैं सर 450। तो यहां पर जो 54% आपको मिले हैं बंदे को आकाश को, वो भैया 450 मार्क्स में से मिले हैं, डिवाइडेड बाय 100 लिया, और इसका बच्चों सॉल्यूशन निकालोगे, इसका सॉल्यूशन आप निकालोगे तो इसका सॉल्यूशन निकलेगा 243। तो अब आ जाओ भाई कितना है 73 + 84 + x = बनेगा 243, और इसका x का कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आएगा x = 86, मतलब सी में उसने 86 मार्क्स प्राप्त किए हैं। सर समझ गए, तो ये रहा आपका आंसर 86 मार्क्स। बच्चों तो इसको थोड़ा सा समझना, देखिएगा जब भी आपके जो यहाँ लैंग्वेजल जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी लैंग्वेज के माध्यम से ही चलना पड़ता है, अदरवाइज बच्चों हम यहाँ नहीं समझ पाते हैं ना जी। तो क्या होता है, अगर आप लैंग्वेज को पकड़ के चलोगे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगा बच्चों, आपको अंदर है ना एग्जाम को सॉल्व करने में कोई समस्या नहीं आने वाला है। चलेगा, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेना जब मैं आपको FLT का टेलीग्राम पर इसका वो भेज दूंगा PPT, तो आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलेगा जी, एक बार और आप आराम से समझ लेना, मेरे हिसाब से तो अब हो गया होगा। चलिए जी, चलते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो जी, लिखा है प्रसाद ने अपनी काम के औजार यानी क्या 850 में बेचे, मतलब उसका सेलिंग प्राइस कितना है बच्चों 1850 है।
और उसने उस पर कितना परसेंटेज कमाया है, 25% का लाभ कमाया है। तो प्रसाद ने काम के औजार जो है किस कीमत पर खरीदे थे, मतलब कि वो एक कोई कीमत थी, कोई भी एक कीमत थी, उस पर उसने खरीदे थे और उसने 25% लाभ कमाकर उसको बेच दिए, कितने में, 1850 में। तो निकालिएगा वही आंसर। नहीं अभी नहीं हुई मीनू मराबी जी, लेकिन मैंने एक वीडियो डाला है उससे रिलेटेड। साफ बात है जी, चलो। और आज थोड़ा दिक्कत दे रहा है ना, तो उसको मैं साफ कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीन वाला पोर्शन। तो क्या आंसर दे रहे हैं आप, बी आंसर दे रहे हैं, चलो बढ़िया है। इसको निकालेंगे कैसे, तो सुनो जी। सपोज कि जो हमारा प्रसाद नाम का बंदा है उसने X रुपए में औजार खरीदे, सपोज, ठीक है, सपोज, और उसने इस पर कितना परसेंटेज कमा लिया बच्चों, उसने इस पर कमा लिया 25%। और भैया परसेंट तो 100 से चलता है, ऊपर चलेंगे तो प्लस होगा, नीचे चलेंगे तो माइनस होगा। तो उसने कितना परसेंट कमाया, 25, मतलब 125%, डिवाइडेड कितना होगा, 100। और ये पूरी जो चीज है वो कितने रुपए है, 1850। स्वाभाविक सी बात है, करेक्ट बात है ना, सही बोला ना मैंने। देखो जी, कोई एक्स चीज थी, उसने 25% कमाने, 125% 25% लाभ कमा के उसे 1850 में बेच दी। तो मतलब इसके जो इक्वल होगा 1850। एक बार और समझा देता हूं, सुनो जी क्या है, समझा देता हूं एक बार और। मतलब उस व्यक्ति ने X रुपए में कोई चीज खरीदी थी, ठीक है जी, लेकिन उसने उस पर कितने परसेंटेज कमाया है, उसने बोला कि भैया मैं तो 25% कमाऊंगा। यहाँ पर मैं ऐसे ले लूँ इस क्वेश्चन को कि मैंने X रुपए में कोई चीज खरीदी और मुझे ना उसे, अगर मैं 25% प्लस पर बेचता हूं तो भैया कितने रुपए ऐसे हैं, है ना, सॉरी 25% प्लस पर बेचता हूं तो भैया वो मुझे कितने रुपए में मिल जाएगी, 1850। तो सॉल्यूशन कर लीजिएगा सिंपल, 25 5 125, 25 चौक 100, और 25 से फिर काटोगे सर, सॉरी 5 से, 5 3 15 और 5 7 35 0, और 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो x इक्वल टू, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई होगा 370 में, तो आपको बनाएगा 1480। कोई दिक्कत, ठीक है जी, क्या बन जाएगा, यहाँ 1480 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल तरीका बच्चों, इसमें कुछ नहीं है। चलो जी, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया आंसर है जी, तगड़ा क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करेगा। चलेगा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेगा बच्चों जल्दी से। जल्दी आंसर, क्या बात है सोनाली गुप्ता, बहुत बढ़िया है। हाँ ये वाला सिंपल है बिल्कुल। देखो जी क्या है, मतलब इसको मैंने क्या करा है, 50 पूरा 50 मान लिया, ऑफ का मतलब क्या, परसेंट है ना 50, तो मैं 50 डिवाइडेड बाय 100 ले लिया, इनटू, और ये 99 को फिर मैंने 100 ले लिया, और फिर मैं ये 99 का 100 ले लिया सर, फिर ये 50 मैंने ले लिया डिवाइडेड बाय 50, फिर मैंने 50 ले लिया, ठीक है जी। तो ये 50 से 50 गया, 100 से 100 गया, या कितना बचा, 1, तो ये कहाँ आंसर आ गया। सिंपल वाली बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलेगा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करेगा, इसका क्या निकलेगा, जल्दी से सॉल्व करेगा बच्चों। देखो जी, इसको ले लेते हैं, हमारा 1559 है ना, तो इसको मैं ले लेता हूँ 1600 पूरा, ठीक है जी, माइनस, इसको हम क्या कर लेते हैं 8 इंटू, इसको कितना कर लेते हैं 25, माइनस कितना है, ये स्क्वायर है इसका, है ना, तो x का स्क्वायर ले लिया मैंने, x मान लिया, और ये 1154 को मैं पूरा 1200 मान लेता हूँ, ये कर लें, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये अप्रोक्स वैल्यू निकालनी है सर, तो हम आराम से मान लेते, तो ऊपर नीचे हम कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। अगर आप यहाँ पर सर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 200, और 200 को अगर आप 1600 में से माइनस करेंगे 200 को, तो कितना बनेगा 1400, है ना, और माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना बनेगा सर 1200। अब 1200 इधर आएंगे, एक्स इधर जाएगा, तो x इक्वल टू क्या बनेगा, 1200 में से माइनस होंगे 1400, तो कितना बनने वाला है मेरे दोस्त, 200 बनने वाला है। चलेगा, अब देखते हैं कि आंसर कैसे क्या हम टिक करेंगे। देखो जी, अब इधर आएगा मेरे प्यारे बच्चों, समझते हैं यहाँ, अगर हम यहाँ 18 मल्टीप्लाई 18 करते हैं, स्क्वायर निकलता है ना, 18 मल्टीप्लाई 18 करते हैं, तो यहाँ जो आंसर निकलता है वो निकलता है 324, और ये 200 से बहुत बड़ा है, मतलब जो 200 है ना, 324 बहुत बड़ा है, ठीक है, तो ये तो आंसर हम नहीं रख सकते।
अब इधर तो हम जाएंगे नहीं कि अगर यही बड़ा निकल रहा है तो ये और बड़ा जाएगा और ये और बड़ा जाएगा। अब हम इसको देखते हैं, अगर हम 14 × 14 करते हैं तो आपका 196 मिलता है और 196 200 के लगभग लगभग बराबर है, मतलब 196 जो है वो 200 के लगभग लगभग बराबर है, इसलिए आंसर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर रख दे, क्योंकि स्क्वायर है ना सर, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लाई करना, मतलब कि अगर मैं 14 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा 196 और 196 200 के लगभग लगभग बराबर है, इसलिए मैं आंसर यहाँ क्या रख दूंगा 14। देखो जी टीपीसीटी हमें ये प्लस पॉइंट देता है, बच्चे क्वेश्चंस देख के डर जाते हैं कि ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे, लेकिन यहाँ सीपीसीटी आपको ये प्लस पॉइंट दे देता है अप्रॉक्स मान लिख के कि आपको सटीक मान की गणना करने की आवश्यकता नहीं है, ये देख के आपको ताकत बना देती है सीपीसीटी, चलेगा जी, है ना, ये देख के ताकत बना देती है, तो डी यहाँ करेक्ट आंसर होगा, चलेगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये देखो ये क्वेश्चन बहुत तगड़ा है मेरे दोस्त, है ना, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, और भाई एक क्वेश्चन के लिए आप पूरा टॉपिक, इतना बड़ा टॉपिक क्लियर करने की जरूरत है नहीं भैया, इसमें मारो AK-47 की गोली, ताकि इससे अच्छा है कि आप अपने और कंप्यूटर को ज़्यादा टाइम दे लें, इससे बड़ी बेहतर है, चलेगा। देखो जी भाई क्या लिखा हुआ है, रीजनिंग लिखा है, रोंटगेन एक्सरे से उसी तरह संबंधित है जैसे वैकरेल किससे संबंधित है, तो एक्चुअली जो वैकरेल है वो भैया यहाँ रेडियोधर्मी संबंधित है, मतलब लिखा आपका रोंटगेन जो है वो हमारा एक्सरे से रिलेटेड पदार्थ है, मतलब जो हमारा जो पदार्थ है ना रोंटगेन वो एक्सरे से रिलेटेड पदार्थ है, वहां पर किरणें निकलती है एक्सरे से रिलेटेड, मतलब कि जो हमारा बैकरेल पदार्थ है वो कैसा है, रेडियोधर्मी पदार्थ है, इन दोनों में इस प्रकार से संबंधित है। चलो जी चलते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार चना मटर चना से संबंधित है वैसे ही दाल है किससे संबंधित है, बताइएगा, चलेगा। जिस तरह मटर चना से संबंधित है वैसे ही दालें किससे संबंधित है आपको बताना है सर। देखो जी हम बात करते हैं सिंपल सा, देखो चना जो है और मटर जो है वो दोनों एक्चुअली होती क्या है सर, वो दालें हैं, है ना, चना और मटर क्या है, दालें हैं, लेकिन दालें किस में होती हैं, चावल में से मिलती हैं नहीं, नारियल से मिलती है नहीं, फलियां जौ से मिलती नहीं, फलियों में जरूर होती हैं, ऐसी एक भी दाल नहीं है जो फली के अंदर नहीं होती है, जैसे आपने सॉरी मतलब आपको सबको पता है कि उड़द हमारे फली में होते हैं, मूंग हमारी फली में होती है ना, छोटी छोटी फली लगी होती है जिनके अंदर ये मौजूद होती हैं, तो ये यहाँ सिंपल सा आंसर आपको याद रखना है, चलेगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। देखो दिए गए नामों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें से एक टेलीफोन निर्देशिका में आएंगे और दूसरे स्थान पर दिखाई देने वाले को चुनें। क्या बात है, इसमें से सेकंड स्थान पर कौन आता है वो आपको बताना है, ठीक है जी। सुनो, तो आपको ये डिक्शनरी आ जाए या फिर टेलीफोन का निर्देश आ जाए तो आपको क्या करना है सर, पहले एक जैसा काउंट कर लेना है आपको, एक जैसा, मतलब एक जैसा का मीनिंग क्या है, पहले आपको इक्वल देख लेना है, तो सर ये एस इक्वल है, ठीक है, तो एस तो आपने काट दिया, अब कंपेयर किसको करना है, इसको करना है, तो सर तीनों में ए दिया है, ई पहले आ जाएगा, है ना, ई मतलब बाद में आएगा, है ना, तो ये क्या सब में ए दिया, इसका मतलब ये फोर्थ स्थान पर आ जाएगा, फोर्थ में ले लिया, बाद में आएगा। चलो जी अब ये तो हमारा हट गया, अब इधर ए जे कॉमन है, ए कॉमन है और ए जी ई तीन को चीजें कॉमन है, चलो ये कॉमन है तो मैंने ये हटा दिया और ये हटा दिया, ठीक है। अब कंपेयर किस में करना है, डब्ल्यू वी डब्ल्यू में, तो सर वी से पहले डब्ल्यू आता है या डब्ल्यू से पहले वी आता है, बताइएगा, बताओ भाई। तो एक्चुअली क्या होगा, तो सुनो, तो पहले क्या आ जाएगा वी, तो एक्चुअली क्या है फर्स्ट स्थान पर हमारा फिर ये आएगा फर्स्ट पर, तो अब ये चला गया और बताना आपको दूसरा है, अब इसमें से डब्ल्यू डब्ल्यू कट गया, अब ए पहले आएगा इससे पहले, तो इसका मतलब ये थर्ड स्थान पर आ जाएगा, और सॉरी ये सेकंड स्थान पर आ जाएगा, और ये हमारा जो होगा वो थर्ड स्थान पर आ जाएगा, यानी आपका आंसर जो होगा वो ए करेक्ट आंसर होने वाला है। कोई दिक्कत तो नहीं है सर, क्या बात है जी, है ना, चलिएगा जी चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ। देखो जी लिखा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी ना किसी रूप से एक जैसे हैं जबकि चौथा भिन्न है, बताओ भाई। लिखा आपको डोंगी, इंग्लू, चौका और डोंगी। तो सुनो जी एक्चुअली क्या है यहाँ पर, जो डोंगी है, डोंगी, इग्लू, और इग्लू जो है यहाँ पर अलग होता है क्योंकि इग्लू सिंपल सी, यहाँ इग्लू अलग है और चारों चीजें एक जैसी संबंधित है ना, चलेगा जी। लिखा है जिस पर बछड़ा गाय से संबंधित है उस सर पिल्ला जो है सर वो कुतिया से संबंधित है, क्योंकि बछड़ा गाय का बछड़ा होता है, वैसे पिल्ला किसका होता है जी, कुतिया का होता है, ये आपको पता है। लास्ट क्वेश्चन और है, बताओ जी, यहाँ सिंपल सा क्वेश्चन है, चलो जी ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है जिस पर हम बातें कर लेते हैं।
भैया इसको इसमें कन्वर्ट किया गया है, तो भैया फिर इसको किस में कन्वर्ट किया जाएगा? तो सुनो जी हम बात करते हैं। एक्चुअली ये O है, इससे हमने क्या बनाया है N, और O कितने स्थान पर आता है दोस्त? O आता है हमारा 15, और यहाँ माइनस बन करके हमने ये बना दिया है 14। ठीक है जी, चलेगा। P को हमने O बनाया है, P कितने पर आता है सर? 16, ये माइनस बन करके हमने ये कितना बना दिया सर? 15, चलेगा। E से हमने क्या बनाया है? D, E कितने पर आता है? 5, माइनस बन करके हमने D कितना बना दिया? R से क्या बनाया है बच्चों? Q, R कितने पर आता है? 18, है ना, 18 माइनस बन करके इसने 17 Q बना दिया, चलेगा। अब A पर आ गए, मतलब कि हमारे जो अगले 3 थे, समझना बच्चों ध्यान से, मतलब जो हमारे अगले 3 वर्ड थे वो प्लस माइनस बन करके बने हैं। अगले 4 जो है वो माइनस बन करके बने हैं। तो चलो जी इसमें माइनस बन करके हम बना लेते हैं, मतलब अगले 3 ले लेते हैं, 1 2 3 4 ले लेते हैं। तो I का कितना आता है जी? I आप जानते हो 9 पर, और 9 से माइनस बन करके क्या बनेगा मेरे दोस्तों? आपको पता है माइनस बन करके I कितने पर आता है भाई, बताइए जल्दी से। हाँ जी, I 9 पर आता है, तो माइनस बन करके क्या बन जाएगा? H, तो I किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H में। अब N कितने पर आता है? 14 पर, माइनस बन करके कितना बनेगा? 13, तो क्या बनेगा? M, यही वाली बात है ना, M बन जाएगा, स्वाभाविक सी बात है, चलेगा। अब यहाँ B कितने पर आता है? 22 पर, एक माइनस बन करके क्या बन जाएगा? U, और यहाँ I कितना आता है? 9 पर, एक माइनस करके क्या बन जाएगा? H, मतलब HMUH तो एक आने ही वाला है, तो मतलब ये 2 ऑप्शन तो गलत हो गए। अब C और D में से कोई एक आंसर आएगा, यही वाली बात है, C और D में से कोई एक आंसर आने वाला है। कलर चेंज कर लूँ क्या बच्चों? चलेगा, कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर। तो ये मैंने क्या लिखा हुआ? ये लिखा हुआ मैंने HMUH, कैसे लिखा है वो मैंने बता दिया। अब इतना पोर्शन हमारा हो गया कंप्लीट, अब आगे बढ़ते हैं, तो ठीक है जी, चलेगा। अब इतना पोर्शन तो ए तक तो हमने कंप्लीट कर लिया, तो अब ये तक हम हटा देते हैं इसको, अब ये तक हटा देते हैं, अब ए से आगे चलते हैं, ठीक है जी। 1 2 3 4 ये हटा लिया हमने, ए से चलते हैं। अब ए से बी यानी +1, और टी से यू, टी कितना आता है? 20 यानी +1, आई से जे मतलब कि सर +1, ओ से सर पी +1, एन से ओ +1, मतलब +1 चल रहा है अगले 4 या 5 में, जो भी चल रहा है +1। तो एस से +1 कितना बनेगा? टी सर, तो टी आ गया, ठीक है जी। आई से +1 क्या बनेगा बच्चों? जे, तो यहाँ जे आ गया, यानी यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सुनो जी यहाँ पर एच टी और टी के बाद एच आ रहा है, जबकि यहाँ जे आ रहा है, तो ये थोड़ा सा मीनिंग जो है वो याद रखिएगा जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, डी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। तो ये था मेरे भाई क्वेश्चन। चलो जी, 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक में निम्नलिखित में से किस एक को सर्वाधिक भार दिया गया है? मतलब सर्वाधिक जो देखो एक्चुअली क्या है, आज जितने भी उद्योग हमारे चल रहे हैं, आपको पता है कि हमारा डीजल पेट्रोल खत्म होने जा रहा है, तो सबसे ज्यादा आज प्रायोरिटी किसको दी जा रही है मेरे बच्चों? वो दी जा रही है इलेक्ट्रिसिटी को, है ना, तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी करेक्ट आंसर होगा, चलेगा। लिखा उत्प्रेरणा नाम दिया गया है था, बताओ ये उत्प्रेरणा नाम किसको दिया गया था? रदरफोर्ड को या लैंगमोइड को या बर्जेनियम को या ग्राउंड को? तो बर्जेनियम नाम का था जिसको भैया यहाँ उत्सर्जन नाम दिया गया था। एक ही स्थान पर स्थित लेकिन विभिन्न अभिव्यक्ति वाले जीन होते हैं, मतलब एक ही स्थान पर लेकिन अलग अलग फॉर्मेट में अवेलेबल होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं सर बच्चों? उसे मल्टीपल अलाइंस बोलते हैं ना, अलाइन बोला जाता है, चलेगा। लिखा मैचिंग करनी है आपको, है ना। एक्चुअली क्या है, इधर आपको एक एक्चुअली मेटल दिया है और इधर आपको वो जगह के नाम दिए हैं जिस जगह पर वो मेटल मिलता है। ठीक है जी, सुनो क्या बात है, इधर एक मेटल दिया है और इधर मेरे दोस्त क्या दिया है? आपको जगह के नाम दिए, चलेगा। तो यहां बात करते हैं, देखिएगा जी, यहाँ जो है हमारा एक्चुअली यहाँ देखिएगा क्या मीनिंग है यहाँ पर सर। जो हमारा आयरन होता है वो आपको कहाँ देखने को मिलता है? वो है छत्तीसगढ़ के पास में पड़ता है, छत्तीसगढ़ में एक जो जगह है वहाँ पर आयरन बहुत ज़्यादा मिलता है, आपको लोहा आयस्क मिलता है। अब्रक कहाँ मिलता है सर? अब्रक मिलता है कोडरमा, कोडर नाम की एक जगह है जो कि वहाँ अब्रक मिलता है। और यहाँ पर सर चांदी जो है वो जाबार में मिलती है, जाबार नाम की एक जगह है जहाँ चांदी ज़्यादा तो मिलती है, वहीं चले जाते हैं भैया, भर लाते हैं थोड़ा बहुत, चलेगा। लिखा ग्रेनाइट कहाँ मिलता है जी? ग्रेनाइट मिलता है आपको बाबूपाली नाम की जगह है जहाँ आपको ग्रेनाइट देखने को मिलता है, यानी यहाँ पर
आंसर जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होने वाला। चलिएगा जी नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व रक्तदान दिवस, भैया रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। सिंपल सी वाली बात है बच्चों, याद रखिएगा। चार्ल्स कोरिया ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है? चार्ल्स कोरिया एक व्यक्ति थे, है ना, चार्ल्स कोरिया बच्चे एक व्यक्ति थे जिन्होंने किसके अंदर बनाई है अपनी? आर्किटेक्चर थे, वो आर्किटेक्चर थे, मतलब आर्किटेक्चर करते थे, मकान की डिजाइनिंग करने का काम करते थे ये, ठीक है जी, डिजाइनिंग करते थे। तो ये थोड़ी सी बात याद रखिएगा। तो मीनिंग हमारा सिंपल सा क्या है सर, वो है चार्ल्स कोरिया के द्वारा आर्किटेक्चर की डिजाइनिंग करने का काम करते थे। तो ये थोड़ी सी बात जो है वो याद रखिएगा मेरे भाई, चलेगा। और ये हमारा हुआ FLT 2 का पूरा कंप्लीटली सॉल्यूशन। मेरे दोस्त कल आपको मिलने वाला है हमारा FLT 3 का सॉल्यूशन। आपको पता है मेरे एप्लीकेशन एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस पर ये हमारा FLT का सेक्शन, ये जनवरी का कोर्स है बच्चों, चाहो तो ले लीजिएगा। और ये FLT रजिस्ट्रेशन अभी भी आप कर सकते हो। अगर आप में से कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो वो अभी भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है हमारे FLT में। ये जो हमारे FLT है इनमें अभी भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। अभी भी रजिस्ट्रेशन चल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमने क्या बोला था कि 20 तारीख तक हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, बट 20 तारीख के बाद 249 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। कितना? 249 रुपीज़ जो होगा वो पे करना पड़ेगा अगर आप 20 तारीख के बाद लेते हो तो। लेकिन हमने डिसाइड किया है कि ये उस बच्चे से हम लेंगे जो भैया आलसी है, पढ़ना नहीं चाहता, मक्कार है, उस बंदे से हम 249 लेंगे। मतलब कि जो हमारे ऐप पर जितने भी हमने FLT डाल रखे हैं, जैसे कि FLT 1 डाल दिया है, ठीक है, और हमने FLT कितना डाल दिया है सर? FLT 1 डाल दिया है और FLT 2 डाल दिया है, ठीक है जी, और FLT 3 भी डाल दिया है। अब ये तीनों के तीनों FLT के अंदर या फिर ये FLT 1 और FLT 2 में जो भी अपसेंट रहेगा, है ना, और अगर यहाँ भी उस वो अटेम्प्ट करके आ गया लेकिन वो यूट्यूब के सॉल्यूशन में अगर अपसेंट रहा है तो उसका FLT मैं रिमूव कर दूंगा। उसको दोबारा जैसे ही दिन अपसेंट होगा तो ऑटोमेटिकली उसको 249 रुपीज़ वहाँ एप्लीकेशन पर पे करने को बोल दिया जाएगा और वहाँ आपका पूरा कंटेंट लॉक हो जाएगा। तब तक आप 249 रुपीज़ पे नहीं करोगे, तब तक आपका कंटेंट नहीं खुलेगा। अगर आपने ये गलती कर दी तो क्या, यदि आपने सर अगर FLT 1 और FLT 2 दोनों अटेम्प्ट नहीं किए हैं और आप दोनों के सॉल्यूशन के लिए यूट्यूब पर लाइव नहीं आए हैं, ये दोनों चीजें कंपलसरी हैं, आपको लाइव भी आना है और आपको अटेम्प्ट भी करना है। अगर ये दोनों में से अगर आप एक भी काम छोड़ देते हो तो फिर आपको ऑटोमेटिकली वहां 249 रुपीज पे करने को आ जाएगा। एज योर चॉइस, आपकी क्या चॉइस है आप ये थोड़ा सा याद रखिएगा। या आप 249 रुपीज पे करना चाहते हो या फिर आप पर डे लाइव और इन्हें अटेम्प्ट करना चाहते हो, एज योर विश, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर लीजिएगा, ठीक है जी। तो प्लीज गाइस चैनल पर नए हो तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, उससे लेटेस्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाया करेगा। और दोस्त शेयर नहीं करा है, दोस्त याई भाई में देखो जी, इतनी मेहनत के साथ साथ भी हम आपको पीछे नहीं हटते यार। आप लोग देखो जी, इसमें हमारा क्या है ना, हमारा क्या फायदा यार यहाँ पर। बिल्कुल तुम सोचो कि यूट्यूब हमें पैसा देता, कुछ नहीं देता, चिल्लड़ देता, चिल्लड़, है ना, चिल्लड़ देता। वो कौन से चिल्लड़ देता भाई? वो देता है आइसक्रीम खाने वाले चिल्लड़, जिनसे आइसक्रीम आती है ओनली, ठीक है जी। तो कुछ नहीं मिलता है, बस हमारा जुनून है, आप लोगों के लिए समर्पण है जो कि हम आपको देते हैं। देखो जी अभी 8 से 11 तक हैं आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ गाइस यार इस चीज़ को सपोर्ट करा करो कि कोई बंदा मेहनत कर रहा है तो उसकी मेहनत को अप्रिशिएट करा करो। ये अप्रिशिएट करना सीखो दोस्त। अगर आप कहीं पर नाश्ता ठेले पर भी नाश्ता करने जाते हो ना दोस्त, तो वहाँ उसका जो नाश्ता करके आप आते हो तो उसकी नाश्ता अगर आपने उसने अच्छा बनाया, आपको प्रेम से खिलाया है, या फिर किसी के घर पर आप खाना जा रहे हो और उसने खाना खाने जा रहा है और उसने आपको प्रेम से खिलाया है, तो प्लीज़ गाइस यार उसकी तारीफ करके जरूर आया करो। क्योंकि उसको फिर सुनो जी क्या बात है, सुनो जी सुनो, अगर आप उसकी तारीफ करके आओगे ना भाई। और दोस्तों ये मार्च वाला कोर्स है जो आपको दिखाई दे रहा है, मार्च वाला कोर्स है जो मैंने स्टार्ट कर दिया है, जिसके रजिस्ट्रेशन है मेरे एप्लीकेशन पर। और ये मेरे बच्चों FLT है, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा बच्चों। और ये पटवारी वाला कोर्स है, इसको लेना चाहे कोई हो पटवारी की प्रिपरेशन वाला भैया तो उसको बता दीजिएगा, ठीक है जी दोस्तों। और ये मेरा एप्लीकेशन है जिस पर आप डाउनलोड करके इस सारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं।